हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। इस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स है, जैसे कि जो वर्कबुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, वो सारे के सारे मैंने उस लिंक में कवर किए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी जो हमेशा से आपसे रहती है वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को दैट इज़ लर्न विथ हेमा को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपको मेरे चैनल के वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो ज़रूर से इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि वाकई में आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो इसे लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। अब शिवाजी महाराज के रूल से पहले इंडिया में बहुत सारे रूलर्स होके गए हैं। हम उन सभी रूलर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 8th सेंचुरी में बंगाल की पर्ल डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। तो बंगाल में कौन से डायनेस्टी का रूल था? पर्ल। वो हो 8th सेंचुरी में। सेंट्रल इंडिया में अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, इनका पावर स्प्रेड था कहाँ से कहाँ तक? आंध्रा से लेकर कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज, गुजरात, ये सारे एरियाज उन्होंने कवर कर रखे थे गुर्जर प्रतिहार्स ने। अगर हम राजपूत डायनेस्टीज की बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा फेमस या इम्पोर्टेंट वंस हम बोल सकते हैं गढ़वाल एंड परमार डायनेस्टीज। आप देख सकते हैं गढ़वाल एंड परमार डायनेस्टीज, ये दोनों ही राजपूत डायनेस्टीज थी नॉर्थ में। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और बहुत ही ब्रेव और फेमस रूलर थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान फ्रॉम चौहान डायनेस्टी। ही वॉज अ वेरी वेलियंट रूलर। फर्स्ट वॉर जो तराई में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान ने महमूद घुरी को डिफीट किया था, और लेकिन जो उसके बाद में जो वापस से सेकेंड वॉर हुआ था तराई में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है डिफीट हो गए थे बाय महमूद घुरी। राजराज वन और राजेंद्र वन, ये दोनों ही चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जो कि तमिलनाडु में है, और चोला डायनेस्टी के बहुत ही एमिनेंट रूलर्स ये हैं। और चोलास जो है बहुत ही पावरफुल भी थे। उन्होंने मालदीव आइलैंड्स और श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था अपनी नेवल स्ट्रेंथ को यूज करके, दैट मीन्स अपने नेवी पावर को यूज करके चोला डायनेस्टी ने मालदीव आइलैंड और श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था, वहां पर कॉन्कर कर लिया था। किंग विष्णुवर्धन जो थे वो हॉयसिल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन? किंग विष्णुवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? हॉयसिल डायनेस्टी, और ये थे कर्नाटका के, और उन्होंने पूरा का पूरा कर्नाटका जो है वो कैप्चर कर लिया था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जब थी महाराष्ट्र में तो उनके रूलर थे गोविंद III, और राष्ट्रकूटा पावर जो है इट स्प्रेड फ्रॉम कन्नौज अप टू रामेश्वर, यानी ऊपर नॉर्थ में कन्नौज से लेके रामेश्वर साउथ तक, वहां तक उनका पावर जो है स्प्रेड था। और बाद में जो है कृष्णा III जो है पूरा रीजन अप टू इलाहाबाद और ऊपर उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। शिलाहार्स ने अपनी 3 डायनेस्टी बनाई थी वेस्टर्न महाराष्ट्र में। पहली डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी थाने और रायगढ़ जिलों पर। दूसरी डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी साउथ कोंकण पे, और जो तीसरी डायनेस्टी थी वो आज के तारीख में जो कोल्हापुर, सतारा, सांगली, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर वो राज करते थे। तो यानी शिलाहार्स ने 3 डायनेस्टीज, शिलाहार रूल में 3 डायनेस्टीज थी। तीनों डायनेस्टी अलग अलग रीजन्स, महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स पे रूल करते थे। अगर हम शिवाजी महाराज से पहले जो सबसे लास्ट प्रॉस्परस डायनेस्टी की बात करें तो वो थे यादवास के। द कैपिटल ऑफ भीलम V ऑफ द यादवा डायनेस्टी, भीलम V किंग का नाम है, और उनका जो कैपिटल था यादवा डायनेस्टी वो था देवगिरी में, जो कि नियर औरंगाबाद है। और उन्होंने अपना रूल जो है रिवर कृष्णा के भी आगे बढ़ा लिया था। यादवा पीरियड को हम कंसिडर करते हैं टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्योंकि इसी पीरियड के दौरान मराठी लैंग्वेज बहुत फ्लरिश हुई थी। स्पेशली द महानुभव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट, ये महानुभव पंथ और वारकरी मूवमेंट दोनों के दोनों इसी दौरान इमर्ज हुए थे। इन्वेजन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट,
जो यहाँ की लोकल डायनेस्टीज थी, यादवायन राष्ट्रकूटास, जो यहाँ पे रूल करते थे महाराष्ट्र में, इनको नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन्वेडर्स से खतरा था। आने वाले इन्वेडर्स मतलब फॉरेन पावर्स जो यहाँ पर आके हमारे लोकल रूलर्स के साथ में फाइट करते थे, उन्हें हराते थे और उनका एरिया अपने कब्जे में ले लेते थे और अपना खुद का रूल वहां पर। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अरब पावर्स का उदय हुआ। अरब पावर्स को थोड़ी पावर मिली, अरब लोगों को। तो अरब रूलर्स जो थे उन्होंने अपना रुख किया इंडिया की तरफ, इंडिया के एम्पायर की तरफ। तो जो अरब के जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम, ये जो अरब के जनरल थे, इन्होंने अटैक किया सिंध प्रोविंस को, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से जब आते हैं तो सबसे पहला प्रोविंस जो पड़ता है वो सिंध पड़ता है। और 8th सेंचुरी में उन्होंने कॉन्कर यहाँ पे अटैक किया था। अब जो किंग दाहिर थे, सिंध के उस वक्त जो किंग थे वो थे किंग दाहिर। उन्होंने जमकर सामना किया, लेकिन किंग दाहिर जो है वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाए और फाइनली पूरा सिंध प्रोविंस जो है ये मोहम्मद बिन कासिम ने एक्वायर कर लिया, कॉन्कर कर लिया। तो कौन आया था? अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 8th सेंचुरी में। किसके साथ मुकाबला किया? किंग दाहिर ऑफ सिंध प्रोविंस। और उन्होंने पूरी तरीके से सिंध प्रोविंस को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरीके से अरब्स जब आए इंडिया में और उनके हाथ में जब यहाँ का रूल आया तो दे केम इनटू कांटेक्ट विद द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पॉलिटिक्स के साथ में कांटेक्ट में आए। फर्स्ट टाइम कोई बाहर का देश के लोग यहाँ पर इंडिया में आए थे। और उसके बाद आने वाले समय में तो कई दूसरे फॉरेन नेशंस जैसे टर्क्स है, अफगान्स है, मुगल्स है, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये बहुत सारे ऐसे लोग आए इंडिया में और उन्होंने अपना पावर भी एस्टैब्लिश किया। 11th सेंचुरी सीई में टर्क्स ने इंडिया में इन्वेड करना शुरू किया, यानी टर्क्स ने आना जाना शुरू किया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लूटना चालू किया, क्योंकि वो अपने टेरिटरीज को एक्सपांड करना चाहते थे। इसीलिए वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पहुंच गए थे। अपने एम्पायर को एक्सपांड करते करते वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पहुंच गए थे। सुल्तान महमूद जो था, महमूद ऑफ गजनी, उन्होंने इंडिया को बहुत बार इन्वेड किया, मतलब बहुत बार वो यहाँ पर आए। उन्होंने इंडिया के रिचेस को, स्पेशली टेम्पल्स, बहुत ज्यादा जो रिच थे, टेम्पल्स में बहुत सोना होता था, वो यहाँ पर आते थे, पूरा का पूरा लूट के जाते थे। और रिच टेम्पल्स कहाँ कहाँ के थे? मथुरा, वृंदावन, कनौज और सोमनाथ। ये 4 जो टेम्पल्स थे यहाँ पे नॉर्थ के, ये बहुत ही रिच टेम्पल्स हुआ करते थे, बहुत ज्यादा सोना यहाँ पे होता था। तो ये जो आते थे टर्किश रूलर्स या जो भी दूसरे रूलर्स, महमूद ऑफ गजनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कई बार इंडिया में आए और यहाँ के जितने भी रिच टेम्पल्स हैं उन सबको लूट के गए। प्लंडर्ड मीन्स लूटना। मथुरा, वृंदावन, कनौज, सोमनाथ, ये 4 टेम्पल है। ये आपको ऑड मैन आउट में पूछ सकते हैं। एंड कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ विथ हिम, और अपने साथ में बहुत ज्यादा वेल्थ वो लेके गए यहाँ से लूट के। और जो वर्ल्ड फेमस हमारी लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको पूरी तरह से जला दिया था इस इंसान ने, बख्तियार खलजी। सल्तनत इन द नॉर्थ। अब इन 1175 सीई और 1178 सीई सुल्तान महमूद घुरी ऑफ घूर, जो कि अफगानिस्तान से थे, जब वो इंडिया आए कॉन्कर करने के लिए, तो उन्होंने काफी एरियाज को कॉन्कर किया और वापस अपने देश चले गए। लेकिन जो उनकी कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी उनकी देखभाल कौन करेगा? इसके लिए उन्होंने अपने एक स्लेव को, कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने एक जो सेवक को यहाँ पर छोड़ दिया कि यहाँ की गवर्नेंस तुम देख लो। लेकिन जब महमूद घुरी की डेथ हुई 1206 में, तो उसके बाद में ऐबक ने अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने सारी की सारी जो टेरिटरीज थी अपने अंडर में ले ली। यानी कि जो कभी एक स्लेव हुआ करता था महमूद घुरी का, आज वो रूलर बन गया था दिल्ली का। ही डाइड इन 1210 सीई, और वो 1210 सीई में उनकी मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। डू यू नो, आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल के बाद में उनके फैमिली से जो दूसरे रूलर्स थे वो थे इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान्स रूल्ड ओवर इंडिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो रूल किया ही था इंडिया पे, दिल्ली पे, लेकिन उसके बाद में ये बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया था। अब इब्राहिम लोदी जो है, अगर हम सुल्तान की बात करें, दिल्ली के सुल्तान, सल्तनत की, तो इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। और इब्राहिम लोदी ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे अपने बिहेवियर की वजह से, अपने टेम्परामेंट की वजह से। दौलत खान लोदी
ये जो गवर्नर था पंजाब का उस वक्त, उनका कुछ टसन चल रहा था इब्राहिम लोदी के साथ में, और इसी वजह से उन्होंने बाबर को इनवाइट किया, जो कि काबुल के रूलर थे, टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। और बाबर यहाँ पर इंडिया में आए भी, उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ फाइट भी की और इब्राहिम लोदी को हरा भी दिया। तो इसी तरीके से इब्राहिम लोदी के साथ ही जो सल्तनत थी, सल्तनत का रूल जो था, इट केम टू एन एंड। द किंगडम ऑफ विजयनगर। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में रूल कर रहे थे, उस वक्त साउथ में बहुत सारे रिवॉल्ट्स जो है उनके खिलाफ उभरे। तो इन रिवॉल्ट्स के वजह से दो किंगडम बने, विजयनगर एंड बहमानी किंगडम। जो साउथ में जिन लोगों ने रिवॉल्ट किया, उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिए, विजयनगर किंगडम एंड बहमानी किंगडम। द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों ही सरदार्स थे साउथ में। तो जब इन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज में साउथ में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम नेम्ड एज विजयनगर साउथ में बना लिया इन द ईयर 1336 सीई। अब हम्पी जो है आज के तारीख में कर्नाटका में है, तो हम्पी उस वक्त विजयनगर किंगडम का कैपिटल हो गया था। तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 1336 सीई। और हरिहर उसके फर्स्ट किंग थे विजयनगर के। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर? हरिहर, विच वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर दैट टाइम? हम्पी इन द टुडेज कर्नाटका। हरिहर के डेथ के बाद में बुक्का राजा बन गए विजयनगर के, और बुक्का ने रीजन का कंट्रोल जो है एकदम साउथ में रामेश्वरम तक अपने अंडर में लेकर आ गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कृष्णदेव राया के बारे में। कृष्णदेव राया जो है वो विजयनगर के किंग बने 1509 सीई में। उन्होंने विजयवाड़ा, राजमहेंद्री कॉन्कर किया, ये एरियाज अपने आसपास के एरियाज को कॉन्कर किया और उन एरियाज को अपने किंगडम में शामिल कर लिया, मतलब एनेक्स द रीजन्स टू हिज किंगडम। एनेक्स द रीजन्स मीन्स अपने किंगडम में शामिल कर लिया। साथ ही साथ जब बहमनी सुल्तान और महमूद शाह ये दोनों के दोनों ने फाइट करना चाहा मिलकर कृष्णदेव राया के खिलाफ, तो इन दोनों के खिलाफ कृष्णदेव राया अकेले लड़े और उन्होंने उन्हें हराया भी। कृष्णदेव राया के रूल में विजयनगर का किंगडम बहुत ज्यादा बढ़ा, स्पेशली फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रायचूर डोएब इन द नॉर्थ अप टू इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये इतना एक्सपांशन है इनका। एंड ही डाइड इन 1530 सीई। कृष्णदेव राय अपने किंगडम को एक्सपांड करके फाइनली 1530 सीई में उनकी डेथ हो गई थी। कृष्णदेव राया एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे। ही वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर। उन्होंने अमुक्ता मर्यादा ये एक बुक लिखी थी, तेलुगु कंपेडियम ऑन पॉलिटी, यानी पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी थी और तेलुगु लैंग्वेज में लिखी थी, और इस बुक का नाम है अमुक्ता मर्यादा। हजार राम टेम्पल और विठल टेम्पल भी उन्हीं के रूल के दौरान विजयनगर में बनाए गए थे। अब विजयनगर में कृष्णदेव राया के डेथ के बाद में जो एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। 1565 सीई में तालीकोट में, जो प्रेजेंट स्टेट हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, वहां पर बैटल हुआ था बिटवीन आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही एंड बरिद शाही ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड। यानी अकेले विजयनगर को सामना करना पड़ा था इन चार अलग अलग किंगडम से। कौन कौन किंगडम्स थे? आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही एंड बारिद शाही। तो देर आफ्टर, अब विजयनगर के हारने के बाद में विजयनगर का जो डोमिनेंस था वो खत्म हो गया। द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड। द बहमानी किंगडम। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक अभी भी रूल कर रहे थे, तो अभी ऊपर हमने देखा, जो स्टैंजेस हमने पढ़े ऊपर, हमने देखा कि विजयनगर एक एम्पायर बना था साउथ में, क्योंकि रिवॉल्ट हो रहे थे। बिल्कुल उसी तरह से डेक्कन में भी जब रिवॉल्ट हो रहे थे, डेक्कन में भी काफी सरदार जो है रेबेल कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। तो इसी दौरान एक सरदार हसन गंगू, इसने सुल्तान की आर्मी को डिफीट किया और अपना एक नया किंगडम बनाया नोन एज बहमनी किंगडम, और वो आया एग्जिस्टेंस में 1347 सीई। हसन गंगू पहले सुल्तान बने बहमनी किंगडम के। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहमनी किंगडम? हसन गंगू। एंड ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल। आज भी हम, गुलबर्गा सिटी तो है ही कर्नाटका में, आज भी हम देख सकते हैं गुलबर्गा जो है उनकी कैपिटल सिटी थी कर्नाटका में। महमूद गवन।
महमूद गवन जो है बहमनी किंगडम का चीफ वजीर था, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने बहमनी किंगडम को बहुत स्ट्रांग किया, साथ ही साथ सोल्जर्स के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करता था। सोल्जर्स को उसने सैलरी देनी चालू कर दी इन कैश। पहले सोल्जर्स को सैलरी कैसे मिलती थी, लैंड ग्रांट्स मिलते थे, लेकिन महमूद गवन ने लैंड ग्रांट्स बंद करके सोल्जर्स को सैलरी देनी शुरू की कैश में। और उन्होंने डिसिप्लिन लाया आर्मी में, उनकी आर्मी में जो डिसिप्लिन होना चाहिए था वो लेकर आए। और बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, यानी नए नए सिस्टम रूल्स बनाए। उन्होंने मदरसा भी ओपन किया एट बिदर फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज। मदरसा में यहाँ पर आके लोग पढ़ाई करते थे, बिदर में अरेबिक और पर्शियन स्टडीज स्पेशली किया करते थे। अब आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन फैक्शनिज्म इंक्रीज अमंग द बहमनी सरदार्स, यानी महमूद गवन के डेथ के बाद में जो बहमनी किंगडम के जो सरदार्स है उनमें फूट पड़ गई थी, वो सब आपस में लड़ने लग गए थे। और उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट किया था विजयनगर के साथ में, बहमानी किंगडम का और विजयनगर का थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हुआ था बहमानी किंगडम पे। और वहां के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, यानी अपने अपने एरिया के जो गवर्नर्स थे, ये लोग खुद पे ही काम करने लग गए थे। अब राजा को कोई पूछ ही नहीं रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहमानी किंगडम जो है पूरी की पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया और 5 स्मॉल स्मॉल पावर्स, यानी छोटे छोटे 5 किंगडम्स में वो बट गया। कौन से किंगडम थे? इमाद शाही ऑफ वरहात, बरीद शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। तो ये सारे के सारे पावर्स जो है बहमानी किंगडम से ही निकले हैं, और लेकिन अलग अलग सरदार्स के हो गए। मुगल पावर, अब 1526 सीई में सल्तनत ऑफ दिल्ली, यानी जो तुगलक थे उनका जो एम्पायर था सल्तनत, वो खत्म हो गया और मुगल पावर वहां पर आ गए। मुगल पावर वॉज एस्टैब्लिश्ड। मुगल पावर के फाउंडर कौन थे? बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर। वो थे किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज्बेकिस्तान। आज का जो उज्बेकिस्तान था उस वक्त वो सेंट्रल एशिया फरगाना था, तो वहां के वो किंग थे। और उन्होंने सुना था इंडिया में बहुत वेल्थ है, और इसीलिए उन्होंने ये प्लान किया था कि वो इंडिया आके इंडिया को लूटेंगे। उस वक्त दिल्ली के जो सुल्तान थे, जो रूल करते थे, वो थे इब्राहिम लोदी, और दौलत खान लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। ये हमने ऊपर देखा ही था। तो इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन थे वो बहुत ही स्ट्रेन्ड थे, स्ट्रेस भरे थे। तो दौलत खान लोदी को इब्राहिम लोदी से नफरत थी, इसी कारण उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया आओ, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ो और उसे हराओ। और यही अपॉर्चुनिटी बाबर को, क्योंकि बाबर को ऑलरेडी आना ही था इंडिया में, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था बहुत वेल्थ है इंडिया में इस बारे में, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ से सामने से उनको बुलावा आ गया। तो बाबर जो है आ गए इस अपॉर्चुनिटी को लेकर इन्वेड करने इंडिया को। और बाबर के इस इन्वेशन को रिपेल करने के लिए, फाइट करने के लिए इब्राहिम लोदी ने अपनी आर्मी के साथ स्टार्ट किया। अब बैटल शुरू हो गई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, वो है बैटल ऑफ पानीपत, हम बोल सकते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पर शुरू हुई थी लड़ाई उनकी 21 अप्रैल 1526 को, और इस बैटल में बाबर ने पहली बार आर्टिलरी का इफेक्टिवली यूज किया था इंडिया में। आज तक इंडिया में इससे पहले आर्टिलरी यूज नहीं हुई थी। आर्टिलरी क्या होती है? आर्टिलरी होते हैं बड़े बड़े गन्स, जिसे स्पेशली व्हील्स पर चलाए जाते हैं, हम तोप भी बोल सकते हैं, और बड़ी बड़ी एकदम हैवी मशीन गन्स टाइप होते हैं जिनसे बहुत ही फास्ट गोलियां चलाई जाती है। तो आर्टिलरी का पहली बार उन्होंने यूज किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इतने बेनिफिट हुए कि इब्राहिम लोदी को उन्होंने हरा दिया, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत के बाद में राणा संगा ऑफ मेवाड़, ये उन्होंने क्या किया, सारे राजपूत किंग्स को साथ में लेकर आ गए। और अब बाबर और राणा संगा के बीच में वापस से लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि राणा संगा नहीं चाहते थे कि बाबर यहाँ पे आके रूल करे, इसीलिए उन्होंने फाइट किया। उन्होंने सभी राजपूत सरदार को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने फाइट किया बाबर के खिलाफ। अब बाबर के पास तो ऑलरेडी उनकी आर्टिलरी थी, साथ ही साथ इतना बड़ा रूलर है तो उनके पास रिजर्व फोर्सेस हमेशा से रहती थी, तो उन्होंने अपने रिजर्व फोर्सेस को भी लगा दिया, और उनके पास आर्टिलरी तो थी ही, और इसकी वजह से उन्होंने राणा संगा की आर्मी को भी डिफीट कर दिया। अब बाबर ने यहाँ पे डिफीट तो कर दिया, लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो गई इन 1530 सीई।
अब डू यू नो में ये जो पूरा है टाइमलाइन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे मुगल रूलर्स का है। बाबर से शुरू होकर लास्ट में फाइनली औरंगजेब तक ये मुगल रूलर्स का पूरा टाइमलाइन दिया है, कौन से साल से कौन से साल में कौन सा रूलर आया, कौन सा राजा या कौन सा मुगल एम्परर था। अब जितने भी मुगल रूलर्स हमने देखे हैं ऊपर, इसमें अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। अकबर सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने सारी की सारी इंडिया को एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में लाने की कोशिश की थी, और इसके लिए उनको बहुत सारे ऑपोजिशन का भी सामना करना पड़ा था। और इन ऑपोजिशंस में जो मेन ऑपोजिशंस थे वो थे महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती। ये तीन जो है इनके खास किस्से यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इन्होंने फाइट की है अकबर के खिलाफ, एंड देयर स्ट्रगल इज नोटवर्दी। उनका स्ट्रगल जो है बहुत ही नोटवर्दी है, ये हम पढ़ेंगे उनके स्ट्रगल अभी। महाराणा प्रताप, उदय सिंह के डेथ के बाद में महाराणा प्रताप एसेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ में जब उदय सिंह की डेथ हुई उसके बाद महाराणा प्रताप जो है वो राजा बने। उन्होंने जो स्ट्रगल थी मेवाड़ के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने की, मतलब उनके इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने की, वो स्ट्रगल उन्होंने कंटिन्यू रखी। उन्होंने अकबर के साथ फाइट जो है मेंटेन रखी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए। और उन्होंने जो फाइट की है उस फाइट के वजह से वो पूरे हिस्ट्री में अमर हो गए हैं, इमॉर्टल हो गए हैं। और उनकी जो क्वालिटीज थी ऑफ वेलर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस, उसके तो आज सब जगह हिस्ट्री में पूछ होने लगी है कि अरे महाराणा प्रताप, ही वॉज सच अ ग्रेट रूलर, सच अ ग्रेट किंग। चांद बीबी, मुगल्स ने अटैक किया अहमदनगर में। अब अहमदनगर जो निजाम शाह किंगडम का कैपिटल था 1595 सीई में, तो मुगल आर्मी ने क्या किया, ये पूरा का पूरा फोर्ट जो था अहमदनगर का, उसके आजू बाजू में अपने सारे आर्मी तैनात कर लिए। दैट मीन्स द फोर्ट वॉज पुट अंडर सेज। अब लड़ाई करने के लिए कौन सामने आया? चांद बीबी। चांद बीबी कौन थी? डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। और अपने फोर्ट को डिफेंड भी किया। लेकिन इस दौरान वहां पे जो सरदार थे जितने भी निजाम शाही में, उनके बीच में आपस में कुछ लड़ाइयां चल रही थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि चांद बीबी का मर्डर कर दिया इन सरदार्स ने। फिर बाद में जब चांद बीबी जो मेन फाइट करने वाली थी, जिसने रेसिस्ट कर रखा था, अब तक रोक रखा था मुगल्स को, अब वो ही नहीं रही, तो मुगल्स के लिए तो बहुत आसान हो गया था अहमदनगर को कैप्चर करना। तो मुगल्स कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निजाम शाही अंडर देयर कंट्रोल, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉन्कर कर लिया था निजाम शाही पे। तो आप देख सकते हैं फूट का नतीजा क्या होता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए। रानी दुर्गावती, अब उस वक्त जो गोंडवाना रीजन था, जो आज के तारीख में 3-4 स्टेट्स का सेंट्रल पार्ट में मिलाकर कुछ होता है, तो जो दुर्गावती थी, शी वॉज बोर्न इन द डायनेस्टी चंडेल राजपूत। वो बन गई क्वीन गोंडवाना की। कब बनी क्वीन? व्हेन शी गॉट मैरिड विद द किंग ऑफ गोंडवाना। और वो बहुत ही एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थी, मतलब रूल अच्छे से करती थी। और जो स्ट्रगल था गोंडवाना की क्वीन दुर्गावती की अकबर के साथ में, तो वो स्ट्रगल बहुत फियर्स चली। एंड तक रानी दुर्गावती ने गिव अप नहीं किया। अपने हस्बैंड के डेथ के बाद में भी उन्होंने सरेंडर होने से बेटर मरना समझा, लेकिन एंड तक उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। अकबर एक बहुत ही पढ़े लिखे और अकबर वॉज वेल वर्स्ड एंड विजिलेंट रूलर, बहुत ही पढ़े लिखे थे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रूलर थे। और उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो बहुत ही लिबरल थी, टॉलरेंट थी, यानी वो हर रिलीजन के लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, इक्वल ट्रीटमेंट देते थे सभी लोगों को, किसी भी रिलीजन से हो चाहे वो। उन्होंने दीन इलाही एक नए रिलीजन की शुरुआत की थी, और इस रिलीजन को उन्होंने बनाया था सभी रिलीजन में से कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की कि तुम ये दीन इलाही में शामिल हो, ऐसे इस रिलीजन को अपनाओ, कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। औरंगजेब, अब औरंगजेब जो है, ही वॉन द वॉर ऑफ सक्सेशन अमोंगस्ट अदर सन्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां के बेटे थे, शाहजहां के बहुत सारे बेटे थे, उनमें से सभी से लड़ के वो फाइनली जीते और वो थ्रोन पे बैठे। यानी अपने ही भाइयों से लड़ाइयाँ की। कभी उन्होंने तो अपने भाइयों को किसी किसी को तो मारा भी होगा, और अपने फादर को तो उन्होंने जेल में कैद कर दिया था रूलर बनने के लिए। तो अपने फादर को डिटेन कर लिया था 1658 सीई में।
दारा शुको द एल्डर सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शुको, वो एक रिलीजियस टॉलरेंस वाले आदमी थे, मतलब वो रिलीजन पे फेथ रखने वाले आदमी थे। एंड उन्होंने बहुत सारे उपनिषद्स जो है ट्रांसलेट किए थे, कितने, अराउंड 50 उपनिषद्स इन पर्शियन लैंग्वेज के जो ट्रांसलेट किए थे जब औरंगजेब एम्परर बने थे उस वक्त। मुगल एम्पायर जो है एक्सटेंड हुआ था औरंगजेब के टाइम पे, कश्मीर जो कि नॉर्थ में है से लेके अहमदनगर इन द साउथ, काबुल जो कि वेस्ट में है अप टू बंगाल इन द ईस्ट, और इसी रीजन को औरंगजेब ने और आसाम भी ऐड कर दिया जो कि ईस्ट में था, और कुछ रीजन्स ऑफ आदिल शाही ऑफ बीजापुर इन द साउथ एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर ही एंडेड दीज किंगडम्स। मतलब इन रीजन्स को उसी ने एंड किया और उसी ने फिर इन रीजन्स को अपने किंगडम में शामिल कर लिया। कॉन्फ्लिक्ट विद द अहोम्स। 13th सेंचुरी सीई में कुछ लोग जो शान कम्युनिटी के थे वो ब्रह्मपुत्र वैली, रिवर वैली के वहां पर सेटल हो गए थे और वहां पर उन्होंने अपना किंगडम बना लिया था। वहां के किंगडम के लोगों को लोकली जो है अहोम कहा जाता था। औरंगजेब जो है उसके साथ में अहोम्स का बहुत लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा था और मुगल्स ने अटैक किया था अहोम्स के रीजन पे। अहोम्स यूनाइट हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिंह। कमांडर लचित बोरफुकन उन्होंने जो है बहुत ही इंटेंस बैटल लड़ी है मुगल्स के खिलाफ, बहुत ही जबरदस्त फाइट दी है। किसने दी है? कमांडर लचित बोरफुकन। और अहोम्स ने गुरिल्ला टेक्निक यूज किया है यहाँ पे। गुरिल्ला टेक्निक्स हमने नाम सुना है, गुरिल्ला टेक्निक्स शिवाजी महाराज यूज करते हैं, तो अहोम्स ने भी वही टेक्निक यूज किया है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर वैली क्या है, थोड़ा माउंटेनियस एरिया है, इसीलिए वहां पर हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, गुरिल्ला टेक्निक। और इस फाइट को जीतने के लिए गुरिल्ला टेक्निक का यूज किया और इसी वजह से मुगल्स के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया था कि आसाम में अपना बेस क्रिएट करे, क्योंकि वो अहोम्स से जीत नहीं पा रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स। अब जो 9th गुरु थे सिख के, गुरु तेज बहादुर, उन्होंने औरंगजेब के पॉलिसी जो थी, रिलीजन की रिलीजियस पॉलिसीज तो जो थी, उनके खिलाफ जम के अपोज किया। अब औरंगजेब ने क्या किया, जब देखा उन्होंने कि गुरु तेज बहादुर जो है हमारे रिलीजियस पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने गुरु तेज बहादुर को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया और फिर बाद में उनको मार डाला, बीहेडेड हिम, यानी उनका सर धड़ से अलग कर दिया इन 1675 सीई। किसका सर धड़ से अलग किया? गुरु तेज बहादुर का। सिखों के गुरु थे वो। गुरु तेज बहादुर के बाद में गुरु गोबिंद सिंह जो है सिखों के गुरु बने। अब गुरु गोबिंद सिंह जो है उन्होंने क्या किया, अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज किया, जो भी गुरु गोबिंद सिंह को फॉलो करते थे उनको ऑर्गेनाइज किया और उनके अंदर मार्शल स्पिरिट एनकरेज की। मार्शल स्पिरिट यानी फाइटिंग स्पिरिट एनकरेज की। और उन्होंने एक युद्ध, जो सिख लोगों के युद्ध को ऑर्गेनाइज किया एक फाइटिंग फोर्स में, जिस फाइटिंग फोर्स का नाम था खालसा दल। उनका हेडक्वार्टर था आनंदपुर। औरंगजेब ने जब देखा कि ये सिख लोग अपना यूनिट बना रहे हैं, फाइटिंग यूनिट बना रहे हैं खालसा दल, तो उसने अपनी एक आर्मी भेजी सिखों की वहां पर। सिख लोगों ने आनंदपुर में मुगल्स के खिलाफ जम के फाइट की, लेकिन फिर भी वो सक्सीड नहीं हो पाए। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जो है आनंदपुर से निकल कर वे नांदेड़ आ गए। नांदेड़ में उन्होंने शरण लिया और नांदेड़ में अपना फॉलोअर बनाने लग गए। अब गुरु गोबिंद सिंह जब यहाँ पर आए 1708 में, तो यहाँ पर उनके लाइफ के ऊपर हमला बोला गया, जिसमें काफी उनको चोटें आई थी और इन्हीं चोटों की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द राजपूत। अब अकबर का जो रिलेशन था राजपूत के साथ में वो बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था, इसीलिए राजपूत ने अकबर को सपोर्ट किया। लेकिन जो औरंगजेब था उसका रवैया जो है राजपूत के खिलाफ कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए राजपूत लोगों ने उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट औरंगजेब ने तो उनके साथ फाइट की और उनके कुछ रूलर्स को मार भी गिराया था। उन्हीं में से एक थे राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़। राणा जसवंत सिंह को उन्होंने मारा, उनके एरिया को कैप्चर कर लिया। लेकिन राणा जसवंत सिंह का ही एक सरदार था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, राणा जसवंत सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को वहां का राजा डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने उनकी तरफ से फाइट किया मुगल्स के खिलाफ। औरंगजेब ने अपने बेटे प्रिंस अकबर को मारवाड़ भेजा ताकि वो दुर्गादास को फाइट कर सके, दुर्गादास से फाइट कर सके। लेकिन प्रिंस अकबर ने क्या किया, उन्होंने राजपूत के साथ हाथ मिला लिए और वो औरंगजेब के ही खिलाफ हो गया। यानी औरंगजेब का बेटा अकबर, अब ये मत सोचो अकबर तो राजा था, वो प्रिंस कहाँ से हो गया।
औरंगजेब का जो बेटा था उसका नाम भी प्रिंस अकबर ही था। तो अकबर ने यहाँ पर राजपूत के साथ हाथ मिलाया और वो औरंगजेब के ही खिलाफ यानी अपने फादर के ही खिलाफ रिवोल्ट पे खड़ा हो गया। रिवोल्ट किया गया था कि मराठा से हेल्प लिया जाए जो कि महाराष्ट्र में है, और इस रिवोल्ट में दुर्गादास राठौड़ ने अपना स्ट्रगल जो है कंटिन्यू रखा था ताकि वो मारवाड़ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखे। कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास। महाराष्ट्र में जब स्वराज एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज, तो ये जो एफर्ट्स थे शिवाजी महाराज के स्वराज बनाने के लिए, तो उस चीज के लिए उन्हें काफी फाइट करना पड़ा था मुगल्स के साथ में भी। मुगल्स के साथ में तो फाइट किया ही था, लेकिन बहुत सारे दूसरे दुश्मन भी उनके थे शिवाजी महाराज के। तो औरंगजेब तो स्पेशली डेक्कन आया शिवाजी महाराज से लड़ाई करने के लिए और होल ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया कॉन्कर करने के लिए, लेकिन मराठास ने जो टफ रेसिस्टेंस दिया औरंगजेब को, और उन्होंने ये भी बता दिया कि हम मराठास किसी से कम नहीं है, ये हमारा रूल हमारा ही रहेगा, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। अब इस स्ट्रगल को हम आगे बताएंगे। ये तो जितने भी शिवाजी महाराज के पहले के जो भी रूलर्स थे हमने उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, इसके बाद के हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रखी है। जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।